बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी हंड्रेड इंडेक्स ने तारीख रकम की है। नई बुलंद तरीन सतह पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान ट्रेड हुआ 61,555 पॉइंट्स के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफा यह हिंसा अबूर किया हंड्रेड इंडेक्स ने, लेकिन इसके बाद हमने मार्केट में करेक्शन देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी और क्लोजिंग नेगेटिव जोन में हुई। हंड्रेड इंडेक्स की 60,500 पॉइंट्स के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स क्लोज हुआ। 228 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन तो ड्यू थी, जाहिर सी बात है, मार्केट ऑल टाइम हाई ट्रेड हो रही थी और थोड़ी सी हमने फरोख देखी शेयर्स में, जिसकी वजह से मार्केट की क्लोजिंग रेड जोन में हुई। इस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में कि ट्रेडिंग का अहवाल क्या रहा मजमूई तौर पे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी मार्केट में, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हो गया है। 13 पैसे की कमी देखी गई। 285 रुपये 52 पैसे से घटकर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपी मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर अनचेंज रहा। आइंदा आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं, तो रुपए की कदर मजीद बेहतर होगी और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ आसान हो जाएंगी। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया है। बड़ा अहम सर्वे होता है और ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो एक इदारा है जिसमें तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो इनका जब ये सर्वे जारी होता है तो इसको कारोबारी तबका, तजारती तबका बड़ी अहमियत देता है। और ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी किया और उसमें बेहतरी की नवीद सुना दी है कि मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब रवा दवा हैं। बड़ी खुशाइन बात है। और इस सर्वे की तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में मजमूई तौर पर 7% की बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी एतमाद में 7% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर कारोबारी फ़िज़ा बेहतर हुई है। मुल्क में कारोबारी एतमाद इस वक्त -18% है। गुज़िश्ता सर्वे में ये कारोबारी एतमाद -25% था, यानी -25% से कम होकर -18% पे आया है। थोड़ी सी हम इसमें बेहतरी देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एतमाद का तनासुब 9% बेहतर रहा। खदमात के शोबे में यानी सर्विसेज सेक्टर में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता सर्वे के मुताबिक खदमात का जो शोबा है वो -26% था और आज ये -18% पे पहुँच गया है। रिटेल और होलसेल ट्रेड में कारोबारी एतमाद गुज़िश्ता सर्वे के मुताबिक 35% के मुकाबले में -31% रहा, यानी 35% था गुज़िश्ता सर्वे में रिटेल और होलसेलर का जो एतमाद था बिज़नेस का, वो 35% था, जो इस वक्त -31% पे आ गया। थोड़ी बेहतरी आ रही है, कारोबारी एतमाद में इजाफा हम देख रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रिजल्ट के नंबर्स में बेहतरी देखने में आई है। और अगर इसी तरीके से हुकूमत हिकमत अमली मुरतब करके, बेहतर हिकमत अमली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि FDI को लाने में SIF से किरदार अदा कर रहा है, इंटरेस्ट रेट में कमी की बातें हो रही हैं, कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पे जा रही है। इंटरबैंक मार्केट में हम देख रहे हैं कि रुपया थोड़ा सा बेहतर हुआ है। स्पेकुलेशन और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, अगर ये सिलसिला आगे भी चलता रहा तो यकीनन कारोबार का जो एक एतमाद का जो लेवल है और बिजनेस इंडेक्स सर्वे के जो अशारी हैं वो मज़ीद मुस्तक़बिल में बेहतर होंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने थोड़ी सी बेहतरी के इशारे दे दिए हैं अपने सर्वे में और बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मुल्की मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी की नवीद सुना दी है। एक इंडेक्स सर्वे था जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया, उसमें भी बेहतरी आई है। और फिर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने भी मुआशी अदाद-ओ-शुमार का इजरा कर दिया है और उसमें भी बेहतरी आई है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे जाने लगे हैं और GDP की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल के 3 माह में GDP 0.96% थी और इस रवा माली साल के 3 माह में GDP 2.13% हो गई, यानी 0.96% से बढ़कर 2.13% हो गई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी। उबूरी हुकूमत की बेहतर मौशी हिकमत अमली से मुल्की GDP की शरह बेहतर होने लगी है। मुल्की GDP गुज़िश्ता साल मनफी 0.1% थी, यानी -0.1% थी। मुल्की GDP गुज़िश्ता पूरे साल अगर हम निकालें, एक साल में हमारा GDP का जो तनासुब है वो -0.1%, -0.17% था और रवा साल के अख्ताम तक हमारी GDP 2.90% हो जाएगी। बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी GDP माइनस से प्लस हो जाएगी और 2.90% पे चली जाएगी और हमारा टारगेट 3.5% का वो हम अचीव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम फंडामेंटल जो हमारे मेजर्स हैं
जो हिकमत अमली और पॉलिसी जो लेकर चल रहे हैं, उससे अगर हमारी जीडीपी 2.90% भी चली जाती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और निगरान हुकूमत की और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। माली साल 2023-24 के सिर्फ 3 माह में मुल्की ज़राअत का शोबा बेहतरी के साथ 2.25% से बढ़कर 5.6% पे आ गया है। ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई है। माली साल 2023-24 के सिर्फ 3 माह में इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की की शरह 3.76% से बढ़कर 2.48% हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि तरक्की की जो शरह है वो मनफी 3.76% थी, जो बढ़कर 2.48% हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेहतरी आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी आ रही है, सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी आ गई है। और पाकिस्तान की जीडीपी माली साल के अख्ताम तक 1.7% रहने का इम्कान है। यह आलमी बैंक ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी जीडीपी 1.7% से इंक्रीज़ कर लेंगे। IMF ने कहा था कि हमारी जीडीपी 2.5% तक रह सकती है, लेकिन हम इससे इंक्रीज़ करेंगे, 2.13% पर रह सकती है हमारी जीडीपी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हुकूमत ने बजट पेश करते वक्त मुल्की जीडीपी का जो एक हदफ रखा था वो 3.5% रखा था। बहरहाल हम वो हासिल नहीं कर सकेंगे, 2.9% पर रहेंगे। ये भी एक अचीवमेंट है और हम अपनी इस हवाले से बेहतरी कर रहे हैं। अगर FDI आ जाएगा, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स बेहतर हो जाएंगे और बिजनेस साइकिल चल पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो यकीनन हमारी जीडीपी बेहतर होगी। फिर हमारी एक्सपोर्ट अगर बढ़ती है, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो देते हैं, तो यकीनन इसके मुस्बत असर जीडीपी पर आएंगे। आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि PIA की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जी हाँ, PIA की मुश्किलात में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है और PIA ने FBR को रकम की अदायगी नहीं की और इसी वजह से FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स एक बार फिर मुंजमद कर दिए हैं और PIA को मजमूई तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करने हैं। ज़राए FBR के मुताबिक PIA ने फरवरी से लेकर अब तक रिटर्न भी फाइल नहीं किया है और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर फौरी तौर पर PIA को 2 अरब 50 करोड़ रुपए तकरीबन अदा करने हैं। अदायगी ना होने पर PIA के मुल्क भर में तमाम अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं। इस हवाले से FBR PIA से राब्ते में है और दोनों ही कौमी इदारे हैं। एक कौमी एयरलाइन है, एक कौमी इदारा है जो टैक्स को कलेक्ट करता है और इन दोनों इदारों के दरमियान अगर कशीदगी दोबारा से बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इस पर हुकूमत क्या पॉलिसी अपनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट सेक्टर को किन किन मसाइल का सामना है। रेस्टोरेंट सेक्टर को वजह क्या है कि अब तक सनत का दर्जा नहीं दिया गया। इस हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से और फिर हुकूमत और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मकालमा हुआ, क्या ख़त किताबत हुई और क्यों हुकूमत रेस्टोरेंट सेक्टर पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही है, जबकि रेस्टोरेंट सेक्टर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स प्रोवाइड करके हुकूमती ख़जाने को काफ़ी तकवीत पहुँचाता है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में सोना मुसलसल महंगा होने लगा है। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। 4 रोज़ में फ़ी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4 रोज़ में फ़ी औंस $50 तकरीबन महंगा हुआ है। मुल्क भर में आज फ़ी तोला सोना 2600 रुपये महंगा हुआ है। जेम्स एंड जूलियस एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। फ़ी तोला सोना महंगा होने के बाद 2,21,000 रुपये पे आ गया है। 10 ग्राम सोना 2,229 रुपये महंगा होने के बाद 1,79,472 रुपये पे आ गया है। आलमी मार्केट में सोना आज $29 महंगा हुआ है, जिसके बाद फ़ी औंस सोना $2,062 का हो गया है। ये आज हमने आपको बिजनेस अपडेट बताई और इस बिज़नेस अपडेट में हम टॉपिक जो तफसीली डिस्कस करेंगे अपने आइंदा आने वाले सेगमेंट्स में, उनमें पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, फिर मौशिया शादी हमारे बेहतर हो रहे हैं, बिज़नेस कॉन्फिडेंस का जो सर्वे OICCI ने जारी किया इस पर हम बात करेंगे, फिर नेशनल अकाउंट्स मीटिंग ने जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को जो मसाइल हैं उनका अब तक इदराक क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से कोई पॉलिसी क्यों नहीं आ रही कि रेस्टोरेंट सेक्टर को सनत का दर्जा दिया जाए, इन तमाम पॉइंट्स को आज हम मुफस्सिल तौर पे डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे मुल्क की मुआशी अशारिये बेहतरी सिम की जानिब रवादमा है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन इसमें मज़ीद क्या इस्लाहत करनी होगी जिससे हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स मज़ीद बेहतर होंगे और हम अपने मुआशी मसाइल से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीन आशवानी, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। केयर टेकर गवर्नमेंट काम तो अच्छा कर रही है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स में थोड़ी बहुत तो बेहतरी आई है, क्या समझते हैं मज़ीद क्या इस्लाहत करनी होगी हमें? नहीं, अभी तो ये से शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें जून तक तो हम डिफॉल्ट में जा रहे थे, वो IMF पैकेज आ गए थे, लास्ट मिनट पे तो हमारी जान बच गई, अदरवाइज वी वर फेसिंग डिफॉल्ट।
तो एंड हमारा ग्रोथ रेट भी बिल्कुल तकरीबन 0 पे आ गया था। तो उधर से अगर आप देखें तो नो डाउट बेहतरी आई है जी। लेकिन अब 0 से जब आप उठते हैं और डिफॉल्ट सिचुएशन पे हो रहे होते हैं, वहाँ से जारी बात है कुछ भी होगा तो बेहतरी होगी। लेकिन अगर आप रीजन में आप कंपेयर करें हमारे नेबरिंग कंट्री जो 6% 7% ग्रोथ कर रहे हैं, जी। तो हम तो उसके आधे आधे पर भी नहीं है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, अच्छी चीज हो रही है, नो डाउट। लेकिन आप कहें कि इससे ही हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि बाहर कोई भी इन्वेस्टर आता है या कोई भी आता है तो वो देखता है कि भाई आपकी जो इंटरनल जो आपकी इकोनॉमी है वो जी। कैसी फंक्शन कर रही है, राइट। तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो देख ले, अभी भी बहुत बुरा है, सबसे लोएस्ट है। 8 to 9% पे पब्लिक हमारा। सेक्टर कंपनी से अभी भी लॉस हो रही है। बिल्कुल। आपके ह्यूमन कैपिटल आपका नहीं है, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म। तो ऑल आई एम सेइंग इज के अभी भी हमें ये समझे शुरुआत है एंड एक स्टेबिलिटी आ रही है। कोई इस पे अभी भी बहुत आगे 5 साल अगर हम करते रहे मुसलसल, तब जाकर मैं समझूंगा कि हम एक स्टेडी ग्रोथ पर हम आ सकेंगे और हम कह सकेंगे कि हमने बेहतर किया। और फिर न्यू इन्वेस्टमेंट की नहीं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप देख रहे हैं, उसमें भी बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में जो चैलेंजेस हैं वो तो सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर के हैं, फिर टैक्स रिफॉर्म्स के हैं, तो इनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा तरजीही बुनियादों पर? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन यस, पावर सेक्टर में तो हमारा जो लॉस है, ट्रांसमिशन लॉस है, चोरियां हो रही है, बिल्स कलेक्शन का इशू था, ये बहुत ही ज़्यादा था। तो अभी केयरटेकर सेटअप में एटलीस्ट कुछ मेजर्स हुए हैं, कुछ रिकवरीज बेहतर हो रही है, लाइन लॉसेस जो चोरियां हो रही थी ये कुछ कम हुई है। जो करप्ट लोग हैं सिस्टम में उनको भी उन्होंने पकड़ दकड़ की है। तो मैं तो समझ लीजिए 20 साल पहले क्यों नहीं गैस में चोरियां हो रही है, सिमिलरली टैक्स के अंदर चोरियां हो रही है, लोग लैंड क्रूजर चला रहे हैं रजिस्ट्री। तो जब तक ये हार्ड मेजर्स रिफॉर्म नहीं होंगे और नई गवर्नमेंट भी आएगी, तो अगर उन्होंने अगेन वही पॉलिटिकल प्रायोरिटीज अपनी डिसीजन ली तो किताबों में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और वो रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो बजट स्पीचें बहुत ज़बरदस्त होती है, पॉलिटिकल तकरीरें बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना 1 साल के बाद तो वो नहीं आता है। उसकी वजह यही है कि आपने पॉलिटिक्स को आपने दूर करना पड़ेगा। अमीन साहब, जीडीपी का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे साल के अख्ताम तक। एक्सपोर्ट का टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रेमिटेंसेस का टारगेट भी अचीव करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी। तो क्या समझते हैं हुकूमत को फौरी तौर पे कौन से इकदाम करने होंगे कि हम ये तीनों टारगेट्स अचीव कर लें साल के अख्ताम तक? देखिए, फौरी तौर पे इस वक्त जो इन लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं रिफॉर्म, राइट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है मसला। आपने 40 साल में आपने बेड़ा गर्क किया है कंट्री का, तो आप समझें कि 4 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा, वो नहीं होगा। बिल्कुल एटलीस्ट 4 से 5 साल आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, कॉन्फिडेंस आ गया, आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ गई है, कंट्री के एक फील गुड इफेक्ट भी आया है, अच्छी बात है ये। लेकिन ये अगेन अगर ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू नहीं हुए, ये एक दिन में ये रिवर्स हो जाएगा। खदशा क्या है, क्यों नहीं हो सकते, क्या खदशा आते हैं जी? क्या खदशा आते हैं, क्यों नहीं हो सकते रिफॉर्म्स कंटिन्यू? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बिकॉज हमने किया नहीं है ना भाई। अगर आपने बहुत जबरदस्त काम किया होता है इन द पास्ट 10-20 साल में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है। पास्ट में तो यही हुआ है कि वो था कि भी आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, कभी तकरीरें चल रही है कि $200 बिलियन बाहर पड़ा हुआ है, वो हम लेकर आ रहे हैं, ये तकरीरें थी। सीरियस जो इन्वेस्टर होता है ये चीज़ों को ये सुनकर वो कहता है कि ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। तो पॉलिटिक्स अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब तक सीरियस रिफॉर्म नहीं होंगे, आपके जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, एफडीआर की आपकी जो कलेक्शन है वो आपकी सही नहीं होगी, लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। इन्वेस्टर्स जो बंदा टैक्स नेट में फंस के उसी का गला दबाया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जो नहीं है टैक्स नेट में वो आराम से आज भी आराम से चल रहे।
तो जब तक ये टफ मेजर्स नहीं ली जाएगी, लैंड डेवलपमेंट में है, आपके लाइक ऐसे बिजली की चोरियां हैं, वो आप करें, स्टेट की कंपनीज है ब्लीड करी जा रही है। प्राइवेटाइजेशन का था, तब हो रहा है कि होगा, प्रीवियस पीटीआई की गवर्नमेंट में एक भी प्राइवेटाइजेशन जी। तो जब तक ये आप नहीं करेंगे तो ये चलते जाएगा। अच्छा, गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस इन लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स भी डाउनवर्ड्स पर हैं मुस्तकिल। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर भी नीचे की जानिब जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अगर इस 22% को अनचेंज भी रखा जाता है तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्रियल जोन्स पर? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन लोकली इंडस्ट्रियलिस्ट को तकवीत नहीं पहुँच रही है, फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? भैया आप रिफॉर्म करें ना, आपने यही तो किया था। आपने इतनी इनएफिशिएंसीज कर ली थी, चोरी चकारी सब कुछ चल रही थी जी। और वो लॉसेस बढ़ते जा रहे थे पावर सेक्टर में, और आप इंडस्ट्रीज को आप वो फिर सब्सिडाइज करके अब वो रेट रखते थे, राइट। अब आईएमएफ का डंडा पड़ा है, उसमें आपने सब्सिडी जैसा आपने विड्रॉ की, पावर रेट सबके बढ़ गए। और सही बात है कि बड़े तो कम से कम एटलीस्ट लोग जागे तो है कि बाबा ये मसला है, इसीलिए तो अभी हो रहा है कि भी लाइन लॉसेस कम करो, ये करो, वरना तो ये चल रहा था, गंगा बह रही है सब हाथों जी। तो अब ये एक रियलिटी आई है। तो जब तक हमने हार्ड मेजर्स नहीं लेना, आपकी इंडस्ट्री सफर करेगी। आपने अगर रिफॉर्म लेना, फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर में अगर आपने स्टार्ट किया, एक साल में आप लाइन लॉसेस 4-5% नीचे लेकर आए, और वो जो बेनिफिट है आपको इंडस्ट्रीज को दें। इंडस्ट्रीज अगेन कम्पिटिटिव, आज इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, कॉम्पिटिशन में बड़ा मसला आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज का भी कुछ तो, लेकिन इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम तो ग्रोथ का नहीं होता है। आईएमएफ का प्रोग्राम होता है कि उनको बिल्कुल ही कोमा में ले जाकर आप स्टेबिलिटी लाएं, राइट। आपका जो ब्लीड हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज, उसको बिल्कुल ही हॉल्ट करे, तो वो एंटी ग्रोथ होता है कि एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो यही रहा है, हमारी ग्रोथ कम हुई है, कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। अब हमारा काम है कि हम वो रिफॉर्म्स को कितना अग्रेसिवली करें। आईएमएफ तो हमें नहीं कह रहा ना कि आप टैक्स की चोरियां करें, आईएमएफ तो नहीं कह रहा कि आप बिजली की चोरियां करते जाए, तो ये तो हमें करना है ना, हम करें तो रिजल्ट आएगा। पर रिजल्ट इंडस्ट्री सफर करेगी, जो सफेद पोश मिडिल क्लास है वो भी बहुत सफर कर रहा है, बहुत सफर कर रहा है, राइट। अच्छा अमीन साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि स्मगलिंग कल्चर अभी भी मुल्क में है, खत्म नहीं हो सका है, बल्कि मुस्तकिल बढ़ना शुरू हो गया है। पेट्रोलियम स्मगलिंग भी हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स में अभी भी स्मगलिंग जारी है। हत्ता कि क्रैकडाउन भी हम देख रहे हैं कि स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स और स्मगलर्स के खिलाफ हो रहा है। ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा हमारे मुल्क से कल्चर? देखिए, पहले तो बीच में तो इतना बुरा हो गया था कि मैं तो कहता हूँ ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री जोन पूरा पाकिस्तान बन गया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काबुल से हेलीकॉप्टर में कराची के सुपरमार्केट्स में नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे मिले होते, पूरी चेन बनी होती है, राइट। तो उसको आप अगर क्रैकडाउन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अभी क्रैकडाउन हुआ है, ईरानियन डीजल है कराची में आ रहा है, पंजाब में जा रहा है, अभी कहाँ से ही आ रहा है, कोई हवाई जहाज में तो नहीं आता है ना। तो ये सारा सिस्टम था, अभी क्रैकडाउन किया है इन्होंने, क्रैकडाउन किया तो चले वो ईरानी डीजल अब से बलूचिस्तान तक बाकी मुल्क में खत्म हुआ है। तो इसी तरह आपकी जो दूसरी चीजें हैं वो आपने कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको करना चाहिए। ये तालिबान के टाइम में 3.25 लाख VCR और टीवीज आते थे तालिबान के, ये मैं बात कर रहा हूँ 1979 से पहले, 79 से पहले, जिस वक्त तालिबान की ये जब तालिबान की 9/11 से पहले जब तालिबान की हुकूमत थी, तो वो सारा का सारा स्मगलों के वापस पाकिस्तान आते थे। अभी भी यही हो रहा था, आपकी चीनी बाहर जा रही थी, वीट जा रहा था, स्मगलिंग खुला खाता चल रहा था। तो जब आपने क्लैम डाउन किया, फर्टिलाइजर जा रहा था, यहाँ तो गैस हम सब्सिडाइज करें फर्टिलाइजर फैक्ट्री को, और वो सस्ता फर्टिलाइजर बाहर जा रहा है, डबल स्मगलर्स डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब आप अपना घर सही नहीं करेंगे तो फिर आप सफर करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जब तक हम अपना घर सही नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? और इसमें कोई दो राय नहीं कि उबूरी हुकूमत जो स्टेप्स उठा रही है उससे हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर तो हुए हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। कम से कम 5 साल के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, इंप्रेसिव होगा, और हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें तकवीत पहुँचाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो अपकमिंग गवर्नमेंट
इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करती है या नहीं करती, या फिर उसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर आ जाता है तो फिर ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। और एफडीआई के लिए जितनी मेहनत एसआईएफसी कर रहा है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई और इदारा नहीं कर रहा। आज भी वज़ीर-ए-आज़म कुवैत में मौजूद हैं ताकि जो यूएई के अंदर सरमायाकारी के नए मुआहदे हुए $25 अरब के, वो कुवैत गवर्नमेंट से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वहाँ पर भी नए MOU साइन हो सकते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक हैं और खलीजी कंट्रीज़ को, खलीजी ममालिक को इन्होंने इस वक्त टारगेट किया हुआ है, उनकी मार्केट्स को। कतर भी जाएगी SIFC की टीम, बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन हमारे मौशे शारी अगर दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा है तो उसकी मज़ीद बेहतरी के लिए हमें एक मरबूत और मजबूत हिकमत अमली चाहिए, और वो हिकमत अमली यकीनन अबूरी हुकूमत बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या नई हुकूमत इस हिकमत अमली पर अमल कर पाएगी, इसको कंटिन्यू कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। अगले प्रोग्राम में हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एडमिट इंडेक्स ने आज भी नया रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन के साथ हुआ। ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन के साथ क्यों हुआ, और आज सेंटिमेंट्स ब्रोकर्स के क्या थे, और कौन कौन से स्टॉक्स में आज तेज़ी दिखी गई, इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शरियार। आज भी एडमिट इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। 61,555 पॉइंट्स के लेवल पर एडमिट इंडेक्स ट्रेड हुआ, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इख्तिताम रेड जोन के साथ हुआ। करेक्शन देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, क्यों देखी गई, वजूहात क्या हैं? थैंक यू सो मच हमजा फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमने तेजी का तसल्सल देखा है। जून बाद से मार्केट अभी तकरीबन 50% इंक्रीज हो चुका है। 20,000 इंडेक्स में इजाफा हम देख रहे हैं, और फिर इसके साथ ही अगर लास्ट मंथ की बात करें तो पिछले एक माह में तकरीबन 9,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ। जब इतने ज्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में, तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग और टेक्निकल करेक्शन के इम्कानात बहरहाल मौजूद होते हैं। आज हमने देखा कि मार्केट ने इंटरडे हाई किया खुलने के बाद 61,555 का, वो एक रेजिस्टेंस लेवल बना मार्केट में। और इंटरडे हाई था ये या ऑल टाइम हाई था ये? शरियार, इंटरडे हाई या ऑल टाइम हाई? ये देखिए ऑल टाइम हाई नहीं, एक और हिस्टोरिकल हाई था ये आज ना, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने विटनेस किया। और अगर आज की मार्केट का बात करें तो आज की मार्केट में भी इंटरडे सबसे ज्यादा हाई आज विटनेस किया गया। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट ही देखने में आई, और ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। अगर आज आपने मार्केट देखी तो आज मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी देखी गई। मार्केट में बहुत स्विंग से तकरीबन 1200 पॉइंट की मार्केट रेंज में मूव करती रही, जिसमें हमने देखा कि 400 पॉइंट मार्केट नेगेटिव साइड के ऊपर भी गई। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा पॉइंट बढ़ चुके हैं मार्केट में, तो अब हमें यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो इतने बड़े स्विंग्स आएंगे, 400-600 पॉइंट मार्केट बढ़ेगी और 600-800 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो बड़े बड़े स्विंग के लिए सरमायाकारों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स काफी हैवी साइड के ऊपर है। हमें लग रहा है 61,000 के बैरियर को भी इंडेक्स क्रॉस कर, तो इस सिचुएशन का हमें सामना होगा। बात करें तो पॉजिटिव आगाज के साथ एक्टिविटीज काफी ज्यादा पॉजिटिव रही। खासतौर पर अगर रिफाइनरी स्टॉक्स की बात करें तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया, खासतौर पे NRL और ATRL के स्टॉक से, जिन्होंने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग की। फिर साथ ही बैंकिंग के स्टॉक्स में हमने कुछ सेलिंग देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। ऑयल एंड गैस में भी रुझान रहा, टेक्नोलॉजी साइड के भी कुछ मिला जुला रुझान रहा, यानी ओवरऑल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अच्छा ये बताएं शरियार, हमने देखा था कि कल मार्केट रिकॉर्ड प्लस हो गई थी, और सिर्फ एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर गई पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर, वो ये थी कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म यूएई में गए और $25 अरब के जो उन्होंने नए MOUs किए, और मुस्तक़बिल में यूएई पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा मेगा प्रोजेक्ट्स में। तो इस खबर ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड प्लस कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कुवैत में मौजूद हैं और वहाँ पर भी सरमायाकारी के नए MOUs साइन होने की बातें हो रही हैं। फिर कुवैत के बाद कतर की मार्केट को टच किया जाएगा। SIFC की टीम IT सेक्टर में सरमायाकारी करने जा रही है। तो ये जो अपकमिंग डेज में जो कुवैत और कतर के हवाले से जो न्यूज़ आएंगी, उसके बाद आप मार्केट को कहाँ देखेंगे? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट के खतरात से आज 6 महीने पहले वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी काविशों से दूर कर दी है और मईशत में इस्लाहात भी लेकर आए। लेकिन अब हम अगले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आने हैं, FDI लेकर आना है, क्योंकि आपके इल्म है कि हमारे रिजर्व सिर्फ $7.1 बिलियन के पास है। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी काविशों में मसरूफ है। बहुत आउटस्टैंडिंग दौरा रहा प्राइम मिनिस्टर का यूएई का। अब कुवैत गए और कुवैत से भी अच्छी
कमिटमेंट्स हो जाती हैं, वहां से कुछ एफडीआई लाने में कामयाब होते हैं, तो मार्केट यकीनी तौर पे इस खबर को लेके आगे चलेगी। और आप देखेंगे खासतौर पे ऑयल एंड गैस और पोर्ट एंड शिपिंग के स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा शरियार, आखिर में ये बताएं कि 100 इंडेक्स कहाँ देख रहे हैं साल के अख्तिताम तक? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जिस तरह आउट परफॉर्म किया है, किसी ने आज से 6 माह पहले सोचा भी नहीं था कि मार्केट इतनी ऊपर आ जाएगी। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेजी का तसलसल जारी रहेगा। तकरीबन 1 माह रह गया इस साल के इख्तिताम में। दो चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का कतर का विजिट है और जिस तरह मिडल ईस्ट के विजिट के ऊपर है, वहां से एफडीआईज आती हैं। और दूसरी क्रूशियल चीज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होने जा रही है दिसंबर मिड में। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होता है, अगर 100 to 200 और अगर बेसिस कम पॉइंट नहीं कम होता है, तो शरियार, यकीन- अनचेंज रहता है, जिसके ज्यादातर चांसेस अनचेंज रहने के हैं। मुझे जाती तौर पे इस तरह से लगता है अगर मार्केट में अनचेंज रहता है या अगर इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया गया तो मार्केट पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि सरमायाकारों ने जो अभी करंट रैली बनाई है मार्केट में वो इसी इम्कानात के ऊपर बनाई कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होगा और जो मनी मार्केट में पैसा फिक्स इनकम में है वो भी स्टॉक मार्केट में आएगा। यही वजह है कि सरमायाकार काफी इंथुजियास्टिकली आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता तो यकीनी तौर पर उनको धचका लगेगा। 100 इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? अगर ये इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो हमें 100 इंडेक्स की तो मैं आपको इस तरह से लिमिट देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर तजुर्बे की बुनियाद पे, तजुर्बे की बुनियाद पे लोग 65,000 की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 70,000 की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। देखिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर 100 to 200 बेसिस पॉइंट कम हो गया तो मार्केट यहाँ से 66 और 67,000 इंडेक्स को क्रॉस कर सकती है नेक्स्ट मंथ। और अगर इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखता है तो मार्केट यहाँ से 4 से 6,000 पॉइंट, थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में हम 2,000 पॉइंट की एटलीस्ट करेक्शन यहाँ से देख सकते हैं। 59,000 के पास मार्केट कहीं बंद होती है। सारा डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट रेट पे और आने वाले दिनों में जिस तरह से एफडीआई या सऊदी अरेबिया की तरफ से अगर बहुत बड़ी कमिटमेंट कोई हो जाती है, जैसा 10 अरब डॉलर की बात हो रही है, तो मार्केट आप 67,000 से ऊपर जाते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया शरियार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। एफडीआई अगर बेहतर तरीके से पाकिस्तान में आ जाती है, शरह में इजाफा हो जाता है, तो यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स की पोजीशन भी आने वाले दिनों में रिकॉर्ड सेटअप पर जा सकती है। अगले सेगमेंट में हम रेस्टोरेंट्स के मसाइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन यह वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट सेक्टर को सनत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहात हैं, और रेस्टोरेंट सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामज़िन क्यों है, और आइंदा आने वाले दिनों में फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस हवाले से कौन कौन से इकदाम उठाने जा रही है, इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन शौकत अली उमर सन। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। रेस्टोरेंट सेक्टर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में हुकूमती खजाने को तकवीत फराम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी FPCCI ने मुतादिद लेटर्स देखे गवर्नमेंट को कि इस सेक्टर को सनत का दर्जा दिया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं आया और रेस्टोरेंट सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामज़न है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, रेस्टोरेंट का जितने भी रेस्टोरेंट है, कोविड में जितना रेस्टोरेंट को नुकसान हुआ है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिली। हालांकि पूरी दुनिया में जितने भी रेस्टोरेंट जब सफर हुए थे तो पूरी दुनिया ने अपनी अपनी हुकूमतों ने उनके रेस्टोरेंट सेक्टर को सब जो है वो मदद की है, और कोई भी माली मदद हमें नहीं हुई और ना ही हमें टैक्स में कोई रिलीफ दिया है। इसके बावजूद बहुत सारी इंडस्ट्री, तकरीबन 40% इंडस्ट्री जो है वो हमारी बंद हो गई है रेस्टोरेंट की, क्योंकि अब जो इसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा ये हो गया है, सुहागा तो नहीं कहूँगा मैं, कि एक और जुल्म ये हो गया कि इलेक्ट्रिक के जो हमारे बिल जो इतने ज्यादा आ रहे हैं वो आदमी सोच नहीं सकता, और इसके बाद फिर ऊपर से गैस का एक और हथौड़ा हम पे पड़ा है कि गैस भी नहीं आ रही है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और गैस के बगैर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रही है? फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर भी लिखा था हुकूमत को, बल्कि मुतादिद बार लेटर्स लिखे हैं और उसमें ये रिक्वेस्ट की गई है हुकूमत से कि इस सेक्टर को सनत का दर्जा दिया जाए। सनत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है रेस्टोरेंट सेक्टर को? क्या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या इस सेक्टर में टैक्स की चोरी का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन? नहीं, देखिए बात यह है कि हमने कई दफा फेडरेशन से भी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री को, लेकिन मिनिस्ट्री इस वक्त कोई तवज्जो नहीं दे रही कि इतनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप एक छोटी सी दुकान को भी ले लेंगे ना, उसमें भी 7-8 लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, ताकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है
और छोटे सी स्पेस में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है और रोजगार मिलता है, और मल्टीपल इंडस्ट्री से 40 मल्टीपल इंडस्ट्री चल रही है। तो हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की हुई है, 12 रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है कि इस इंडस्ट्री को भी जो है वो सहारा दिया जाए और उसको चलाया जाए। शौकत साहब, मुतादिद रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो सील कर दिए जाते हैं जब वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या टैक्स नेट में नहीं आते, जब उन पर छापे पड़ते हैं और फिर गैर म्यारी खाने भी बनते हैं रेस्टोरेंट्स में, उस हवाले से भी रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो हम उसको क्यों नहीं अपना पाते रेस्टोरेंट सेक्टर्स में? देखिए, रेस्टोरेंट में माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में टैक्स जो है, काफी सारे रेस्टोरेंट जो है वो कि बिल्कुल बाकायदी से अपना टैक्स दे रहे होते हैं, सारी चीजें जमा कर रहे होते हैं। तो फिर सील क्यों होते हैं? बावजूद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए जो है ना, बहुत सारे ऐसे पहलू जो है वो आते हैं और गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तंग करते हैं। मसलन आप देखें कि एक नहीं, अगर कोई रेस्टोरेंट का मालिक, कोई अगर रेस्टोरेंट का मालिक टैक्स नेट में शामिल नहीं होता, रिटर्न फाइल नहीं करता और बार बार खत देने के बावजूद भी अगर वो मुताल्लिका इदारों को जवाब नहीं देता, तो फिर तो उसके रेस्टोरेंट्स पे छापा भी मारा जाएगा, उसको सील भी किया जाएगा ना। तो इस हवाले से आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? कितने रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने अपनी लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और उनको आपने अपनी लिस्ट से निकाल दिया है? देखिए, हम तो तमाम रेस्टोरेंट को यही बोलते हैं कि वो जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जो कि एक इदारा है सेल टैक्स का, और वहाँ बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर कराएं और पीओ सिस्टम लगाएं, और अगर इनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें हमारी कोई दो राय ऐसी नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा जरूर है कि अगर टैक्स की नेट में कोई कमी की जाए इसमें, तो और लोग भी इसमें जो नहीं दे रहे टैक्स, और वो भी शामिल इसमें हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स की शरत, ये तो आपने शर्त रख दी ना कि अगर ये आप शर्त रखने कि अगर टैक्स नेट में कमी की जाए तो जो नहीं दे रहे वो भी शामिल हो जाएंगे। तो अब शर्त रखने का तो इस वक्त कोई मौका नहीं है। यानी थोड़ा जोर बोलेंगे प्लीज। लेकिन शौकत साहब, आपने तो एक शर्त रख दी ना कि अगर हुकूमत टैक्स नेट में कमी करे इस सेक्टर में तो मजीद लोग टैक्स देंगे। अगर ये शर्त पूरी ना करे हुकूमत, तो टैक्स तो देके बहरहाल देना ही है ना। जब इनकम होगी, जब सेल्स टैक्स होगा, तो वो तो हुकूमत की खजाने में जमा होना ही है। जब प्रॉफिट में जाएंगे रेस्टोरेंट्स, क्योंकि चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में रेस्टोरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस हवाले से कोई इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है हमारे मुल्क में। तो ये शर्त क्यों रख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो तो आप जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं ना कि अगर मैकेनिज्म अच्छा होगा तो और लोग भी नेट में आएंगे। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स चोरी के हवाले से टैक्स ले लें या टैक्स चोरी का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे मुल्क में कि टैक्स चोरी को रोकने के हवाले से कोई मैकेनिज्म बना हुआ है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अगर थोड़ी सी जो रेस्टोरेंट वालों को छूट दी जाए, क्योंकि ये पहले ही तबाह हाल हो चुकी है पूरी इंडस्ट्री, कोविड में इतना नुकसान हुआ है। तो हमने गवर्नमेंट से यही अपील की हुई है कि टैक्स की जो रेशो है उसमें अगर थोड़ी कमी हो जाए और कोशिश करें कि सारे लोग जो है वो टैक्स भरें। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हर आदमी भरे, क्योंकि जाहिर बात है अगर कुछ चंद इंडस्ट्री भर रही है टैक्स और अगर कुछ लोग नहीं भर रहे तो इनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि सारे लोग भरे, तो सबको एक जैसा बर्डन सबके साथ होगा। खाने बनाने का म्यार क्यों गिरता जा रहा है? रेस्टोरेंट्स का स्टैंडर्ड को हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? रेस्टोरेंट्स में जो खाने बनाए जाते हैं, पकवान सेंटर्स हैं रेस्टोरेंट्स के, उनका म्यार क्यों गिरता जा रहा है? उस हवाले से भी फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील करता है। हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे शौकत साहब? देखिए, जो खाने बनाए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मेजॉरिटी अगर रेस्टोरेंट आप ले लें तो खाने, हर आदमी जो है वो अपने म्यार के हिसाब से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करता है और बनाता है। ऐसा नहीं होता कि म्यार गिरा हुआ होता है, क्योंकि देखिए हम कारोबार करते हैं और कारोबार उस वक्त आदमी का चलता है जब आप कोई अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी देंगे। अगर मैं गलत क्वालिटी दूंगा, गलत चीज दूंगा, तो जाहिर सी बात है 2 महीने में मेरा तो पट्टा बैठ जाएगा, मैं नहीं करूंगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी जानबूझ के ऐसी हरकत करे कि गलत खाना खिलाए। लेकिन ये जरूरी है कि जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, हमें उस मियार से खाना देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेस्टोरेंट सेक्टर को मसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन रेस्टोरेंट सेक्टर के अंदर टैक्स की चोरी भी बेपनाह होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए
हुकूमत की जो टीमें हैं, सरकारी टीमें हैं, वो मुतारिक नहीं होती हैं, और अगर वो मुतारिक हो जाएं तो रेस्टोरेंट सेक्टर से भी हम अच्छा खासा टैक्स हासिल कर सकते हैं। जबकि ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पेटर्न इन चीफ शौकत उमर सन ने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि इस सेक्टर को सरहद का दर्जा दिया जाए, इस सेक्टर में टैक्स की रिलैक्सेशन दी जाए ताकि इस सेक्टर में टैक्स कलेक्शन की शरह में मज़ीद इजाफा हो सके। आज प्रोग्राम में हमने मौशी अशारियों के हवाले से बात की। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। मुल्क की मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब रवा दवा है। बिजनेस इंडेक्स सर्वे जो ICCI ने जारी किया, ये इस बात का सबूत है। इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मौशी अशारियों के हवाले से एलामिया जारी किया। हमारी GDP बेहतर हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि अबूरी हुकूमत के जो स्टेप्स हैं वो हमें तक़वियत पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली बातचीत की। आज BNB इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन क्लोजिंग रेड जोन में हुई। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के मसाइल पर भी आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू हुई। मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल हम नए मौज़ूआत और नए बिजनेस अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।